सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज 7 दिसंबर के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। प्रथम पृष्ठ में खबर आती है भारतीय रिजर्व बैंक से। फिर से इंटरेस्ट रेट्स को स्थिर रखा गया है। रेपो दर 6.5%, 6.5%, लगातार 11वीं बार कोई बदलाव नहीं। हालांकि बाजार के कई विशेषज्ञों द्वारा ये उम्मीद थी कि इस बार कुछ परिवर्तन करे जाएंगे बाजार को देखते हुए, मगर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने ये निर्णय लिया कि जैसा चल रहा है वैसे चलते रहने देते हैं। कई चीज़ों को देखते हुए निर्णय लिया गया है, उसमें नहीं जाएंगे, मगर फिलहाल आपके लिए परीक्षा को देखते हुए जो टॉपिक ज़रूरी रहेंगे वो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को लेके, इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या होती हैं, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर इत्यादि। अगला लेख है निजी अस्पतालों में होती है ज़्यादा प्रसव सर्जरी। ये भी चिंता का विषय है। आजकल सी सर्जरीज वगैरह बढ़ती जा रही हैं। देश में हर 5 में से एक शिशु का जन्म सर्जरी के ज़रिए होता है और इनमें से अधिकतर सर्जरी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों की तुलना में निजी स्वास्थ्य केंद्रों में की जाती है। एक अध्ययन में ये बात सामने आई है कि द लैंसेट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया जर्नल में प्रकाशित इस अध्ययन में नई दिल्ली स्थित चार्ज इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ के शोधकर्ताओं ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें दौर में एकत्र किए गए 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की 15 से 39 वर्ष की 7.2 लाख से अधिक महिलाओं से मिले आंकड़ों का विश्लेषण किया और विभिन्न राज्यों में सिजेरियन या सी सेक्शन प्रसव की दर में काफ़ी भिन्नता पाई गई है। अब ये हालांकि सिजेरियन या फिर सी सेक्शन स्वास्थ्य एजेंसियों द्वारा भी बिल्कुल रेयर से रेयर कंडीशन में करने के लिए कहा जाता है, जब बिल्कुल जीवन मरण वाली स्थिति हो जाए। मगर फिलहाल निजी अस्पतालों में कई कारणों से ये तकनीक बढ़ती जा रही है। हालांकि जो भी डॉक्टर्स वगैरह होते हैं वो सोच समझ के कोई निर्णय लेते हैं, तो कुछ होगा ही तभी ऐसा करा जा रहा है। हमारा उस पर कुछ भी कहना ठीक नहीं रहेगा। फिलहाल आजकल लेख शुरू करेंगे किसी व्यक्ति के भीतर की दुर्भावना उसके दुश्मन के बजाय खुद उसे ही अधिक दुख देती है, चार्ल्स बक्सटन साहब ने कहा। प्रथम लेख है भ्रम के संजाल में भटकते लोग। विकेश कुमार बडोला साहब कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंधित करने का निर्णय वहां की संसद में पारित विधेयक के माध्यम से एक विधान बन चुका है। मेरे साथियों, अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले ऑस्ट्रेलिया में नया कानून लाया गया जिसके तहत 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया चलाने का कोई अधिकार नहीं है और ये सोशल मीडिया कंपनीज को ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे ऐसी प्रणाली बनाएं जिसके माध्यम से छोटे बच्चे उनसे दूर रहें, क्योंकि उनके ऊपर मानसिक रूप से गलत कंटेंट का सेवन करना भविष्य के लिए खतरनाक देखा गया है। मंत्री के अनुसार प्रतिबंध के लिए सुनिश्चित विधान व्यवहारिक रूप से बच्चों के माँ पिता के लिए है, क्योंकि वह मेरी ही तरह अपने बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के संदर्भ में चिंतित हैं। अब देखिए, सोशल मीडिया पर बच्चों को खतरा भी तो बहुत है ना। साइबर बुलिंग है, उनकी उनकी इमेजेस वगैरह को कोई टैम्पर कर सकता है और बहुत चीज़ें होती हैं। उनको कोई फंसा सकता है, गलत तरीके से टारगेट कर सकता है। उनके भविष्य के लिए खतरा है। आगे देखते हैं। ऐसे में अभोग और अवयस्क बच्चे के मन पर ये कैसा और कितना दुष्प्रभाव डालते होंगे, ये सोचकर ही चिंता बढ़ने लगी है। वास्तव में तकनीकी कंपनियां अविश्वसनीय रूप में शक्तिशाली हैं। इनके ऐप में से एल्गोरिथम है
जो लोगों को कुछ ऐसे असामाजिक और अमानवीय व्यवहार करने के लिए उकसाते हैं, जो एक सभ्य और जीवंत समाज में किसी भी स्तर पर बिल्कुल स्वीकार्य नहीं हो सकते हैं। हालांकि इससे पहले चीन, फ्रांस, अमेरिका और इंग्लैंड में भी सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के नए नियम कानून बन चुके हैं, लेकिन वह ऑस्ट्रेलिया के कठोर कानून की तुलना में निष्प्रभावी ही प्रतीत होते हैं। अब देखिए, इससे पहले बाकी देशों में लगाए गए थे, मगर वो इतने एक्टिव नहीं रहे। ऑस्ट्रेलिया ने प्रॉपरली स्ट्रिक्ट रूल्स लागू कर दिए हैं कि नो मतलब नो। 16 वर्ष तक के किशोरों के फेसबुक, एक्स, टिकटॉक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया मंच में प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। प्रतिबंध लागू होते ही प्रक्रिया किस तरह की होगी, ये विचारणीय होगा। अब तकनीकी कंपनी से मिलकर बातचीत करी जा रही है कि कैसे वो अपनी प्रणाली बनाएंगे, एल्गोरिथम वगैरह बनाएंगे, जिससे कि बच्चे सुरक्षित रहें। विगत 12-15 वर्षों में बुरी तरह दुनिया सोशल मीडिया की व्याधि से ग्रस्त है। आज 5 वर्ष के बच्चों से लेकर 80-90 वर्ष के वृद्ध तक मोबाइल फ़ोन पर सुलभ सोशल मीडिया की ऐप से चलने वाले बुरी तरह से भ्रमित हो रहे हैं। उनमें कई प्रकार के मानसिक विकार उत्पन्न हो रहे हैं। देखिए, बहुत डिस्ट्रैक्शन होते हैं सोशल मीडिया पे, एक अलग ही दुनिया दिखती है, एक ग्लैमर है, एक अमीरी है, झूठी अमीरी, तमाम चीज़ें हैं, बच्चों को इन्फ्लुएंस कर जाती हैं। उनको कहीं न कहीं आभासी दुनिया ही वर्तमान अ, उनके जीवन में कमतर की फीलिंग लाना शुरू कर देती है कि देखो, अब आभासी दुनिया में लोग कितने खुश हैं, कितना पैसा है सोशल मीडिया पर, मगर हमारे जीवन में सब कुछ भी नहीं है। तो वो भी कहीं न कहीं उस आभासी जीवन को जीने के चक्कर में गलत निर्णय भी ले लेते हैं, या फिर मानसिक रूप से अपने आप को इतना तनाव में ले आते हैं कि वो सँभाल ही नहीं पाते। पिछले 15-20 वर्षों में जन्मी तथा पली-बड़ी पीढ़ी सोशल मीडिया पर अधिक समय व्यतीत कर रही है। अमेरिका, भारत, चीन, जापान जैसे देश जो प्रौद्योगिकी और तकनीकी नीतियों में बूते तैयार सेवाएं बेचकर लाभ अर्जित कर रहे हैं, उनके लिए ऑस्ट्रेलिया शासन का सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय अनुकरणीय होगा। या सोशल मीडिया के माध्यम से मनुष्य को मशीन बनाकर की जाने वाली प्रगति के मार्ग का बाधक होगा, यह तो भविष्य में ही निर्धारित होगा। मगर इतना आभास दुनिया भर के लोगों को ही हो गया होगा कि सोशल मीडिया के झंझावातों के बीच अब मनुष्य का जीवन प्राकृतिक स्वभाव, सहजता, सरलता और संतोषजनक स्थिरता से वंचित ही होता रहेगा। बहुत ही अच्छा निर्णय लिया गया ऑस्ट्रेलिया सरकार के द्वारा, और इस समस्या को एक लेख में सारे पहलुओं पर हमारा ध्यान केंद्रित जो विकेश साहब ने करा है, वो भी बहुत ही सराहनीय है। अगले लेख की ओर बढ़ते हैं, आंदोलन के रास्ते। ये किसान आंदोलन को लेकर है, जो वर्तमान में आपका शंभू बॉर्डर पर देखने को मिल रहा है। दिल्ली की तरफ चलने का प्रयास है। अगर देखें, बगैर बदलाव, ये भारतीय रिजर्व बैंक की जो नीतियों में बदलाव नहीं करा जा रहा है, उसको लेके है। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बार फिर रेपो दर में कोई बदलाव ना करने का फैसला किया है। यह 11वीं बार है जब रेपो दर का यथावत रखा गया। ये पिछले वर्ष की फरवरी के 6.5% पर बना हुआ है। इसका बोझ सबसे अधिक घर और वाहन के लिए कर्ज लेने वाले मध्यवर्ती वर्ग को उठाना पड़ा है। इसलिए वह उम्मीद लगाए हुए थे कि अगर रेपो दर में कमी की जाएगी तो उन्हें कर्ज पर किस्तें कुछ कम होंगी। मगर महंगाई के ऊपर की तरफ बने हुए रुख को देखते हुए रिजर्व बैंक ने फिलहाल इनमें से किसी तरह का बदलाव करना उचित नहीं समझा। रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर बैंक रिजर्व बैंक से कर्ज लेते हैं। जाहिर है, उससे अधिक दर पर वह अपने ग्राहकों को कर्ज देते हैं। पिछले वर्ष रेपो दर की बढ़ोतरी की कुछ असर महंगाई पर देख भी गया था, मगर इतनी लंबी अवधि का अनुभव यह है कि रेपो दर ऊंची रखने से महंगाई पर कोई बहुत असर नहीं पड़ा है। बेशक इसका कारोबार पर असर दिखने लगा है, मगर फिर भी बाजार के कई कारोबारियों को और बाजार से संबंध रखने वाले विशेषज्ञों को ये उम्मीद थी कि शायद इस साल का अंत होते होते रेपो दर में कुछ कमी की जाएगी। मगर शायद कुछ सोच समझ के ही निर्णय भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने लिया होगा। इसी के साथ आगे देखते हैं, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय और खेल जगत में क्या क्या विशेष चल रहा है। साउथ कोरिया में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने मार्शल लॉ लगाया था, जो कि बिल्कुल एक सेल्फ डिसीजन था, बिना ज़रूरत के लगाने का प्रयास करा गया था। जॉर्जिया में भी इस समय विरोध चल रहा है इलेक्शंस को लेके। जॉर्जिया में, फ्रांस में भी इमानुअल मैक्रोन साहब की सरकार गिर गई है।
कह सकते हैं गिरी गई कि वहाँ के पीएम साहब के हटा दिया गया है और लोग बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रहे हैं मैक्रोन साहब से। हालांकि वो राष्ट्रपति हैं और उनको हटाने की प्रक्रिया थोड़ी लंबी रहती है, मगर फ़िलहाल लोगों ने लगभग सरकार को डिस्कार्ड ही कर दिया है। तो इमैनुअल मैक्रोन साहब पे भी खतरा मंडरा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि शायद मरियन लापेन ही आने वाले समय में फ्रांस की गद्दी पर बैठेंगी, मगर अभी भी क्योंकि वो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, तो उनको हटाने के लिए लंबा समय लगेगा। महाभियोग ही पॉसिबल है। बीते कुछ महीने पहले ही फ्रांस में इलेक्शन के बाद कोहैबिटेशन की सरकार बनी थी, या अपन हिंदी भाषा में बोले तो गठबंधन की सरकार थी, जिसमें पीएम एक पार्टी का होता है और प्रेसिडेंट दूसरी पार्टी का होता है। मगर फिलहाल जॉर्जिया, फ्रांस, साउथ कोरिया, ये सब इस समय बहुत ही बुरे दौर से गुजरे राजनीतिक रूप में। इसी के साथ आज के लिए इतना ही रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ और करंट अफेयर्स डिटेल में पढ़ने के लिए और फ्रांस का पॉलिटिकल सिस्टम जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट को ज़रूर विजिट करिएगा। वेबसाइट पर फ्रांस का पॉलिटिकल सिस्टम आपके लिए बहुत ही सरल भाषा में समझाया हुआ है। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।